सब लोग आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर, जहां पर आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को विद द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन ब्यूटीफुल माइंड मैप्स, जहां पर मैंने 3 स्लाइड्स के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर की मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर दिया है, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन से पहले एक फुल प्रूफ रिसोर्स की तलाश कर रहे हो तो आप इसी वीडियो पर आएं या इस वीडियो के नोट्स में आएं एंड अल्टीमेटली आपको एक समाधान मिल जाए। आप बहुत ही कम टाइम में सबसे ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर पा रहे हो और एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स ला पा रहे हो। ये जो माइंड मैप्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इसके अलावा मैं आपको व्हाइट शीट के ऊपर अपने खुद के लिखे हुए माइंड मैप बेस्ड नोट्स भी दूंगा। धीरे धीरे बैच के अंदर सारी चीजें आती रहेंगी, सो डोंट वरी। उनको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, प्रिंट आप इसका भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो, पर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी बिकॉज़ ये ब्लैक कलर में। व्हाइट कलर में भी आपको इसका एक फॉर्मेट मिल जाएगा। कितनी प्यारी शीट है आप देख सकते हैं, जहां पर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस एक शीट के अंदर पढ़ा, देन पॉलिनेशन और सीड फ्रूट के बारे में एक शीट के अंदर पढ़ा एंड अल्टीमेटली सारे क्रिटिकल एग्जांपल्स आपके काबू में आ गए सिर्फ 3 शीट्स के अंदर। तो मजेदार सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं इस सेशन को और सबसे पहले घुस जाते हैं इस चैप्टर के नाम के अंदर। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब नाम से पता लग रहा है ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर पाया जाता है। इन प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स सबसे एडवांस्ड प्लांट्स माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्लांट्स को देखें तो इनमें 5 मेजर कैटेगरीज होती हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं तो आप सिंपल प्लांट से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स है। ऐसी क्या चीज है जो एंजियोस्पर्म को सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे एडवांस बनाती है? 3 मेजर चीजें हैं। पहला आपका प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, यानी यहां पर जो सीड है। दूसरा द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन ऑर्गन है फ्लावर वो यहां पर पाया जाएगा। एंड तीसरा द प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यहां पर 2 मेल गैमेट्स जो हैं आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसते हैं और एक आपका जो मेल गैमेट है वो एग के साथ कंबाइन करता है, फर्टिलाइज करता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है एंड अल्टीमेटली एंडोस्पर्म बना रहा होता है व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो डबल फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एंजियोस्पर्म के जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऐसे रिप्रोडक्शन जहां पर गैमीट बन रहे हो, गैमीट पास में आ रहे हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हो, फर्टिलाइज कर रहे हो, जाइगोट बना रहे हो और वो जाइगोट आगे चल के एक पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना रहा हो, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी आएंगी क्योंकि 2 गैमीट्स हैं आपके पास जो फ्यूज कर रहे हैं। कई बार कुछ प्लांट्स में ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये दोनों के दोनों गैमीट्स सेम फ्लावर के या सेम प्लांट के ही होते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं भी आती अगली जनरेशन के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त देयर आर फ्यू केसेस जहां पर आपका बाहर से पॉलन ले लिया जाता है। एक फ्लावर के पास अगर फीमेल पार्ट है तो बाहर से पॉलन ले लेगा, या अगर एक फ्लावर के पास मेल पार्ट है तो अपना पॉलन किसी और फ्लावर को दे देगा एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, जिस वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी अच्छी खासी आती है। सर क्या आपकी सेल्फ पॉलिनेशन में भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकती है? आ सकती है, क्योंकि आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि मियोसिस के दौरान 4 अलग-अलग गैमीट्स बनते हैं, क्योंकि मियोसिस के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी वेरिएशन कोई नहीं आएगी। दैट्स व्हाई यहां पर आपको अलग-अलग पॉलन और एग लेने ही होते हैं, अलग-अलग पॉलन और आपको फीमेल गैमीट लेने ही होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, जिससे कि और ज्यादा वेरिएशन आ सके। तो दोस्तों यहां पर आपने एक फूल देखा है ना, और इस फूल के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या लोग कहते हैं आपका एंड्रोशियम। ये जो सारे के सारे स्टेमेंस हैं ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? एंड्रोशियम कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाए हैं, चारों के चारों मिलकर के क्या कहलाएंगे? एंड्रोशियम कहलाएंगे, राइट। और इनमें से जो एक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो फीमेल है, यहाँ पर जितनी भी पिस्टिल्स या कार्पल्स होंगी वो मिलाकर के गाइनोशियम बना रही होंगी। ये आपकी एक पिस्टिल या कार्पल है। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन अ फ्लावर जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड 2 पार्ट्स ऐसे होते हैं फूल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, जिन्हें हम कहते हैं कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स का मतलब होता है ये वाली हरी भरी पत्तियां, जिनको हम सेपल कहते हैं, और कोरोला का मतलब होता है ये आपकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जिनको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं, राइट। तो ये सेपल और पेटल जो है इनको कैलिक्स और कोरोला कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। ये आपके क्या होते हैं? एक्सेसरी होल्स होते हैं एक फ्लावर के। एक्सेसरी होल्स मतलब इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं है। और जो आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है इनको रिप्रोडक्टिव होल या फिर इनको एसेंशियल होल कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी। ये रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। तो अगर मैं मेल का स्ट्रक्चर देखूं तो भैया मैं यहां से क्या उठा लेता हूं? एक स्टेमन उठा लेता हूं। ये आपका एक स्टेमन है। एक जो स्टेमन है इसमें एक लंबी सी डंडी है, पतली और लंबी डंडी, यानी लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? फिलामेंट। और ऊपर आपका बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये एक लोब, ये 2 लोब, कैसा स्ट्रक्चर हो गया? बाइलोब स्ट्रक्चर है। इस बाइलोब स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, राइट। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका स्टेमन बना रहे हैं। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और इस हर लोब के अंदर भी अगर आप देखें, इस हर लोब के अंदर भी अगर आप देखें तो 2 आपके कंपार्टमेंट्स हैं। इस लोब के अंदर ये 2 कंपार्टमेंट, इसके अंदर ये 2 कंपार्टमेंट, इनको थीका कहा जाता है। तो हर लोब के अंदर भी 2 थीका हैं, इसीलिए आपका एंथर को डाइथीकस कहा जाता है। एक लोब के अंदर 2 थीका तो दूसरे लोब के अंदर भी 2 थीका, टोटल कितनी थीका? 4 थीका। तो आपसे कोई पूछे कि पूरा एंथर कैसा है? टेट्राथीकस। कोई नॉर्मली पूछ ले एक लोब कैसा है? डाइथीकस। तो एंथर को यूजुअली बाइलोब एंड डाइथीकस कहा जाता है। अब मैं इसको काट लूं भैया, ये जो यहाँ पर एंथर है, अगर मैं इसको काट लूं, इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लूं तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा? ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको अगर मैं काट लूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 के 4 जो कंपार्टमेंट थे ना भाई, ये जो लोब है इसकी ये 2 थीका, ये जो लोब है इसकी ये 2 थीका, टोटल जो आपके चारों के चारों थीका थे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, है ना। ये आपके सर्कुलर होते हैं आउटलाइन में, ये आपके सर्कुलर कंपार्टमेंट्स हैं, जिनके अंदर आगे चल के पॉलन ग्रेन्स भरी हुई होंगी, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगी। तो ये जो आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने क्या बोल दिया? थीका बोल दिया। जब इनके अंदर माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे, और जब इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो इन्हें पॉलन सैक कह देंगे। यानी भैया जैसा इसके अंदर सामान वैसा ही इस कंपार्टमेंट का नाम। भाई अगर मेरे पास एक थैला है उसमें आलू है तो मैं क्या कहूंगा? आलू का थैला है। उसी के अंदर मैं आलू निकाल के बैंगन डाल दूं, मैं कहूंगा बैंगन का थैला है। उसी के अंदर से मैं बैंगन निकाल के टमाटर डाल दूं तो मैं बोलूंगा भैया टमाटर का थैला है। अंदर जैसा सामान वैसा ही थैले का नाम। यानी जब इसके अंदर कुछ भी नहीं था तो इसको नॉर्मली थीका कह रहे थे, है ना। नॉर्मली इसके अंदर कुछ सेल्स भरे हुए थे, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स उनको कहा जाता है। कोई माइक्रोस्पोर कोई पॉलन ग्रेन यहां नहीं बना था। लेकिन जब इसके अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल थे माइक्रोस्पोर बनाने लगे, तो भाई माइक्रोस्पोर जब बन गए तो थैले का नाम क्या रख दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर वही माइक्रोस्पोर्स आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना बैठे तो इसी थैले का नाम क्या रख दिया? पॉलन सैक रख दिया। सैक का मतलब थैला होता है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें ट्रांसफर सेक्शन तो इस हिसाब की आपकी एक आउटलाइन आपको दिखाई देगी, है ना। आपको एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी आप अगर देखें तो 4 साइड का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है उसी हिसाब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इन चारों को जोड़ोगे तो देखिए यहां पर इसका सेंटर इससे जोड़िए, इसका सेंटर इससे, इसका सेंटर इससे, इसका सेंटर इससे, टेट्रागोनल अपीयरेंस आ रही है। टेट्रा मतलब 4, गोनल मतलब साइड्स, तो 4 साइड्स है इसकी, है ना। ट्रायंगल होता तो 3 साइड होती, स्क्वायर जैसी अपीयरेंस है तो 4 साइड्स है, बिल्कुल है। अब यहां अगर आप देखेंगे ना तो ये जो थीका है, ये जो थीका है, ये जो थीका है, ये जो थीका है, इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है? कनेक्टिव है, एक टिश्यू है, इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये स्टेराइल होता है, यानी इसका आगे चल के मेल गैमेट बनाने में कोई रोल नहीं होता, तो स्टेराइल सेल्स है। लेकिन यहाँ जो सेल्स भरे हुए हैं, यहाँ जो सेल्स भरे हुए हैं सेंटर पे, ये स्टेराइल नहीं है, आगे चल के क्या बनाएंगे? आपका मेल गैमेट बनाने में हेल्प कर रहे होंगे। हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग आगे मेल गैमेट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके सेल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स या स्पोरोजिनस सेल्स। और इसके ऊपर 4 लेयर्स पाई जाती हैं अलग अलग। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, एपी मतलब आउटर या अपर। इसके जस्ट नीचे क्या है? एंडो, अंदर वाली एंडोथीशियम।
उसके नीचे बहुत सारे मोटे मोटे लेयर्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? मिडल लेयर्स। और सबसे अंदर की साइड स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे पास कौन है? टेपेटम। तो टेपेटम स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे पास पाई जा रही है, तो इसका स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ अच्छा रिश्ता होता है। तो टेपेटम के सेल्स जो हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स को डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो टेपेटम के पास खुद भी अच्छा खासा खाना होना जरूरी है। दैट्स व्हाई इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके प्रोटोप्लाज्म में खूब सारा खाना भरा हुआ होता है और यहाँ पर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और कई बार मोर देन वन न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलता है। तो टेपेटम सेल की खास बात है क्योंकि स्पोरोजिनस सेल्स के सबसे पास मौजूद है, तो खाना पीना देने का काम ये करेगा। और ये जो बाहर के लेयर है सारे के सारे एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर्स, ये आपके बाहर के साइड है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जब यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस सेल है माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको पॉलन ग्रेन रिलीज भी करने पड़ेंगे ना, तो एंथर फट जाता है। जब इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे जाते हैं तो एंथर फट जाता है। उस एंथर को फाड़ने का काम, डेहिसेंस का काम भी इन बाहर वाली लेयर्स का है। ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और आपका क्या करते हैं? फाड़ देते हैं एंथर को, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो पाए। राइट? तो देखिए पॉलन ग्रेन बना कैसे। ये जो आपके चारों कंपार्टमेंट हैं, इनके सेंटर पे क्या है? इनके सेंटर पे स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल मतलब इनमें मियोसिस होगा यानी डिप्लॉइड है, और माइक्रोस्पोर ये बना सकते हैं मियोसिस के बाद, यानी माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। यानी स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं सारे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, सारे ही माइक्रोस्पोर बना सकते हैं, यानी कि वो सारे ही आगे चल के माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन्स बना सकते हैं। इसलिए स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं उनको पोटेंशियल पॉलन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास पोटेंशियल है एक पॉलन ग्रेन बनाने का। हर स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल काबिलियत रखता है पॉलन ग्रेन बनाने का। तो हम यहाँ पर एक स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल ले लेते हैं, इसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो भैया मियोसिस दिखाएगा, मियोसिस दिखाएगा तो एक सेल से चार सेल बन जाएंगे और ये चारों सेल आपस में चिपके होंगे किस मटेरियल से? कैलोज नाम के मटेरियल से। अब ये चारों के चारों सेल्स आपस में चिपके हुए हैं, इन चारों सेल्स को हम लोगों ने क्या कहा? माइक्रोस्पोर्स। और ये चार सेल एक साथ चिपके हुए हैं तो इनको बोल दिया टेट्राड। टेट्रा का मतलब चार। ये चारों सेल जो मियोसिस से बने साथ साथ चिपके हुए हैं, है ना? मियोसिस से बने हैं तो ये हैप्लॉइड हैं। आगे चल के क्या होगा? ये जो चिपकन मटेरियल है ये आपका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है उसके अंदर ये जो माल है ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, सूखता चला जाएगा और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। ये जब सेपरेट हो जाएंगे तो ये क्या बनाने लग पड़ेंगे? पॉलन ग्रेन बनाने लग पड़ेंगे। ये भी आपका हैप्लॉइड है। अगर ये हैप्लॉइड है तो इसको क्या बोला? मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब प्लांट में दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एक गैमेटोफाइट यानी प्लांट में जितने भी हैप्लॉइड सेल्स हैं वो प्लांट का गैमेटोफाइट कहलाते हैं, और प्लांट में जितने भी डिप्लॉइड सेल्स हैं वो उसका स्पोरोफाइट कहलाते हैं। राइट? तो ये डिप्लॉइड है तो किसका पार्ट हुआ? सर स्पोरोफाइट का पार्ट हुआ। ये हैप्लॉइड है तो किसका पार्ट हुआ? सर गैमेटोफाइट का पार्ट हुआ। एकदम सही बात है। तो पॉलन ग्रेन भी गैमेटोफाइट है। राइट? और मेल का पार्ट है तो इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है? अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है भैया, ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलप्ड स्ट्रक्चर आप यहां पर देखिए। ये जो आपका एक सेल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर से बना हुआ पॉलन ग्रेन, इसमें पहले एक सेल था तो ये क्या करेगा भैया? एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा यहां पर, यानी एक सेल डिवीजन के बाद थोड़ा बड़ा बनेगा, एक सेल थोड़ा छोटा बनेगा। ये आपका बड़ा सेल बनता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। नाम है वेजिटेटिव सेल। खाना पीना देने का काम करेगा किसको? इस छोटे वाले सेल को, जनरेटिव सेल को। तो एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल, और इसके ऊपर है कवरिंग्स। सेल्स के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? प्लांट सेल के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? सर पहले सेल मेम्ब्रेन होती है। तो क्या इन दोनों सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? होगी सर। इसके ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनती है? सेमी आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टोस की बनती है। यस, तो सेल वॉल को क्या बोलते हैं? हमने इंटाइन बोल दिया, अंदर वाली लेयर बोल दिया, सेलुलोज और पेक्टोस की बनी हुई है। इसके सबसे बाहर एक एक्स्ट्रा डेवलप्ड लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं एक्साइन। ये एक्साइन लेयर जो है बड़ी खतरनाक लेयर है। ये एक्साइन लेयर दुनिया के सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। नाम ही है पोलेनिन, तो ये पोलन में पाया जाता है। पोलन का आउटर कवर कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन। उस आउटर कवर को एक्साइन कहते हैं। इस एक्साइन पे कुछ डिजाइन हैं, तो पोलन के जितने भी अलग अलग प्रकार के शेप, साइजेस, डिजाइन होते हैं वो इस एक्साइन की वजह से होते हैं। और एक्साइन दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल लेके बैठा हुआ है, स्पोरोपोलेनिन लेके बैठा हुआ है। ना इसको कोई एंजाइम तोड़ सकता, ना इसको कोई एसिड तोड़ सकता, ना हाई टेंपरेचर तोड़ सकता, ना कोई बेस तोड़ सकता। तो जाहिर सी बात है यहां पर इसको एक आती है, ये पॉलिस जो है हजारों सालों तक क्या कर सकते हैं? अपने आप को एज अ फॉसिल स्टोर कर सकते हैं। उसकी वजह भी क्या है? एक्साइन है। सर अगर ये इतना स्ट्रांग लेयर है तो फिर पॉलन जर्मिनेट कैसे करता है? भैया एक छोटा सा छेद होता है जहां ये एक्साइन एब्सेंट होती है। इस छोटे से छेद को हम कहते हैं जर्मपोर। इस जर्मपोर पे एक्साइन एब्सेंट होगी तो यहीं से पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा, पॉलन ट्यूब आपकी उग जाएगी। राइट? अब क्या होता है दोस्त? ये जो गोल मटोल पॉलन है इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोन हो सकता है। तो रेडियस कितना हुआ? अगर कोई रेडियस पूछ ले, क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, इसका आधा कर दो 12.5, इसका आधा कर दो 25, 12.5 से 25 माइक्रोमीटर आपका यहाँ पर रेडियस हो सकता है। आपको डायमीटर दिखा रखा है। करेक्ट? अब आपको दो मेल गैमेट बनाने थे, मैंने आपको बताया डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ तो आपका एक ही जनरेटिव सेल है। ये जनरेटिव सेल आगे क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और माइटोसिस कर लेगा, तो दो आपके क्या बन जाएंगे? मेल गैमेट बन जाएंगे। दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन ऐसे होती है। तो कई ऐसे पॉलन होते हैं जो इन्हीं दो सेल्स के साथ झड़ जाते हैं। एंथर फट जाता है और पॉलन झड़ जाता है। उस टाइम पे उसमें दो ही सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो लगभग आपका 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन है ये टू सेल स्टेज में ही शेड हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका दो ही सेल पाए जाते हैं जब पॉलन झड़ा, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जबकि बचे हुए 40% में रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स में पहले से ही तीन सेल पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल वैसा का वैसा रहता है, जनरेटिव सेल आपका डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना चुका होता है। तो दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, टोटल तीन सेल हो जाते हैं। ये जो आपके 60% एंजियोस्पर्म है जिनमें दो ही सेल हैं, ये तीसरा सेल कब बनाते हैं? जब ये फीमेल की बॉडी तक पहुंच जाते हैं, जब ये फीमेल की स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है, उस टाइम पर ये आपका जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा। यानी 60% केसेस में पॉलन उड़ा और फीमेल तक पहुंचा और वहां जाकर के जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमेट बनाए, और 40% एंजियोस्पर्म में पहले से ही आपके तीन सेल बने हुए थे। याद कैसे करोगे? तो दोनों का प्रोडक्ट 120 आना चाहिए। 60 × 2 120, 40 × 3 120। आज के बाद कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये जो पॉलन है मेरे दोस्त, इसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं कई सारे। इसीलिए ये जो पॉलन है ये आपका कई कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है फॉर न्यूट्रिशन, है ना? इंसान भी खाते हैं और रेस हॉर्सेस को, एथलीट्स को भी खिलाया जाता है जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पॉलन जो है आपके एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे पार्थिनियम है या कैरेट ग्रास है। तो यहाँ पर आपके जो पॉलन है जो हवा में उड़ते रहते हैं वो कई बार अगर आप इनहेल कर ले तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी दे सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, फीवर भी हो सकता है। इतनी ज्यादा एलर्जीज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलन्स। तो ये जो पॉलन है इसके बारे में हमने बेसिक बातें यहाँ पर पढ़ी। अब ये पॉलन मैंने आपको बताया कि जब एंथर फटेगा तो रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे आपके फोन पे एक ओटीपी आता है, उसी प्रकार से जब पॉलन रिलीज होता है तो उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर फीमेल तक पहुंचना होता है। इसे कहा जाता है पॉलन का वायबिलिटी पीरियड, कि पॉलन कितने टाइम तक एक्टिव है। उसके बाद पॉलन एक्टिव नहीं रहता, उसके बाद उसकी जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो पॉलन एक्टिव कितने टाइम तक रहता है ये चीज आपकी बहुत वेरिएबल है, टेंपरेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपका वीट के अंदर और राइस के अंदर जब पॉलन झड़ा है मेरे दोस्त, उसके 30 मिनट के अंदर अंदर इसको फीमेल तक पहुंचना होगा। और रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्युमिनेसी, रोजेसी मतलब रोज की फैमिली, सोलेनेसी आलू बैंगन की फैमिली, लेग्युमिनेसी आपका लेग्युमिनस प्लांट की फैमिली, पी और बीन की फैमिली, इनमें आपका कई मंथ्स तक पॉलन एक्टिवेट रह सकता है। तो आराम से भी पहुंचे फीमेल तक, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं है।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मेल गैमेट बना लिया। भाई एक फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, स्टेमन कहा। इस स्टेमन के दो पार्ट हैं, आपका एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है इसमें दो लोब हैं और हर लोब में दो दो थीका है, यानी टोटल 4 कंपार्टमेंट है। तो 4 गोले हम लोगों ने बना दिए, जिनको हम लोग प्यार से क्या कह रहे हैं, थीका कह रहे हैं। जब इनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स हैं, बाद में जब इनमें माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कह देंगे। उसके बाद जब इनमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो इनको पॉलन सैक कह देंगे। एक ही बात है भैया, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। जिस हिसाब से चीजें डेवलप होती रहेंगी उसी हिसाब से इन कंटेनर्स का नाम भी चेंज होता रहेगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इन सारे सेल्स के अंदर पोटेंशियल होता है पॉलन बनाने का, इसीलिए इनको पोटेंशियल पॉलन कहा जाता है। एक स्पोरोजिनस सेल को पकड़िए, ये आपका डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इसे पॉलन मदर सेल कह रहे हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं या पोटेंशियल पॉलन कह रहे हैं, यानी इसमें मियोसिस की ताकत है, यानी डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड सेल में मियोसिस नहीं हो सकती। तो ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें मियोसिस हुई तो 4 सेल बने, 4 सेल आपस में चिपके रह गए कैलोस की मदद से। ये 4 सेल जब आपस में चिपके हुए हैं तो इन्हें कहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब एंथर आपका मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए, तो इन्हें हमने क्या कहा, मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स। और इन पॉलन ग्रेन्स में फिर एसिमेट्रिक डिवीजन हुई, तो दो सेल बने, बड़ा वेजिटेटिव सेल, छोटा जनरेटिव सेल, और उसके बाद जनरेटिव सेल ने भी माइटोसिस करी और दो इक्वल मेल गैमेट्स बना लिए। ऐसे मेल गैमेट आपका बनता है। अब हमें आगे चल के क्या बनाना है, फीमेल गैमेट बनाना है, तभी जाकर इन दोनों गैमेट्स का हम लोग मिलन करवा पाएंगे और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा पाएंगे। तो ये वही आपका फूल है जहां पर हमने फीमेल पार्ट को ले लिया, जहां पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है, जहां पर पॉलन आकर के उड़ के लैंड करता है, ये स्टिग्मा। फिर यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो होती है, ये है आपका स्टाइल लंबी सी ट्यूब, और है आपकी ओवरी, गोल मटोल निचला पार्ट ओवरी। इस ओवरी की जो कैविटी है इसको हम लोगों ने कहा ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल। और इस ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्यारा सा प्लेसेंटा पाया जाता है। ह्यूमन में भी आपने प्लेसेंटा सुना हुआ है, राइट। मदर को बेबी से जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है, बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला, उसका एक्सक्रीटिव मटेरियल रिमूव करने वाला, बेबी तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इट्स अ लिंक बिटवीन मदर एंड बेबी। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो ये आपकी ओवरी है और इसके ऊपर क्या है, ओव्यूल है ना। तो ओव्यूल कहां पाया जाता है, आपका प्लेसेंटा पे पाया जाता है, राइट। इसी चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये है आपका प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के ऊपर ये है आपका ओव्यूल, है ना। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ओव्यूल है मेरे दोस्त, है ना। इतना जो पार्ट है ये है आपका ओव्यूल, इतना जो गोल में पार्ट है ये आपका ओव्यूल। तो इस ओव्यूल को इस प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाली ये जो डंडी है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, फ्यूनिकल। तो कोई पूछ ले, व्हाट इज फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज द स्टॉक दैट कनेक्ट्स ओव्यूल टू प्लेसेंटा। इसके बीच की जो डंडी है ये आपका ओव्यूल है, अगर तो इसको कनेक्ट किया जा रहा है प्लेसेंटा से, इस डंडी के माध्यम से, ये आपका क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। और ये रीजन जहां पे ये फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज कर रहे हैं, एक ऐसा रीजन जहां पे ओव्यूल के साथ ये डंडी जाकर के जुड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसको हम हाइलम कहते हैं, करेक्ट है, ये आपको देखने को मिला। फिर यहां पर देखिए, ये आपका सेंट्रल पार्ट है, यहां पर आपके कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियस के सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस नहीं है भैया, न्यूक्लियस है। जैसे आपका मेल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स थे, वैसे यहां पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस के सेल्स है। न्यूक्लियस के सेल्स के बाहर दो कवरिंग है भैया, एक है आपकी इनर कवरिंग और एक है आपकी आउटर कवरिंग। का मतलब होता है इंटेगमेंट्स, तो यहां पर इसे कहा जाता है इनर इंटेगमेंट एंड आउटर इंटेगमेंट, ठीक है। यहां पर ये जो न्यूक्लियस के सेल्स है ना, यहां पर ये जो इंटेगमेंट लेयर्स ये एब्सेंट है, तो यहां पर एक गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब छेद, तो एक छोटा सा छेद जैसा नजर आता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके पीछे ये जहां पर दोनों के दोनों इंटेगमेंट प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है चलाजा। तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चलाजल एंड, है ना। ये आपको देखने को मिला। अब यहां पर जो आपका न्यूक्लियस का सेल है, एक न्यूक्लियस का सेल इस माइक्रोपाइलर एंड का, वो बोलता है भैया मैं जो हूं फीमेल गैमेट बनाने के लिए सक्षम हूं, मुझे फीमेल गैमेट बनाने दिया जाए, मुझे एम्ब्रियो सैक बनाने दिया जाए। तो बाकी सारे सेल समर्थन करते हैं, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस का सेल आपका यूजुअली एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो उसे बोला जाता है तुम ही फीमेल गैमेट बनाओ, तुम ही हो हमारे कर्ता धर्ता, तुम ही हो, अब तुम ही हो, है ना। तो यहां पर क्या कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है आप सेंटर पे जाकर डिवीजन शुरू करिए। तो एक न्यूक्लियस का सेल है, ये सेंटर पे आ गया, और ये न्यूक्लियस का सेल है डिप्लॉयड, तो इसने मियोसिस शुरू कर दी। मियोसिस शुरू कर दी तो भैया 4 सेल बनेंगे आपके। फीमेल के अंदर जो 4 सेल बने, मेल के अंदर टर्म यूज की जाती है माइक्रो, फीमेल के अंदर टर्म की जाती है मेगा यूज। तो यहां पर क्या हो गया, मेगा टर्म यूज की जाएगी, मेल में माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, यहां पे अगर न्यूक्लियस का जो सेल है डिप्लॉयड सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ये जब मियोसिस करेगा तो 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। 4 मेगास्पोर्स में से 3 आपके क्या हो जाते हैं भैया जी, डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही आपका डेवलप करता है। इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर डेवलप कर रहा है, मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही डेवलप कर रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है भैया यहां पर, करेक्ट, एकदम सही है सर। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों करी सर, एक सेल यहां पर था, यहां पे 4 सेल बना के 3 डीजनरेट कर दिए, एक सेल ही बचा। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये वाला जो एक सेल था डिप्लॉयड था, वो वाला जो एक सेल है वो हैप्लॉयड है, गैमेट तो हैप्लॉयड बनाओगे ना, इसीलिए आपको चाहे एक ही सेल की जरूरत हो, मियोसिस से बनेंगे तो 4 सेल, 3 बाद में डीजनरेट कर दो, उनकी एनर्जी बचा लो, बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाते हैं दोस्त। आपका इस फंक्शनल मेगास्पोर में ये डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे, 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बना लेंगे, 4 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे, 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस बना लेंगे, 8 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे। इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एक आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर था, उससे 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, इसे एम्ब्रियो सैक कहा। तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि यहाँ हैप्लॉइड सेल्स आपके पाए जा रहे हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। अब यहाँ 8 न्यूक्लियस है, इनके ऊपर हम सेल वॉल लगा देंगे और इन्हें सेल्स बना देंगे, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा दिखाई देगा, है। ये जो चलाजल पोल है, ये जो चलाजा था, इस पे 3 एक जैसे सेल बनेंगे, इनको कहा एंटीपोडल। तो 3 न्यूक्लियस को 3 सेल से हम लोगों ने कंपनसेट कर दिया, 3 सेल बना दिया। नीचे आपके 3 सेल बनेंगे, 2 होंगे एक जैसे, जिन्हें कहा जाएगा सिनर्जिड, और एक सेंट्रल होगा जिसे कहेंगे हम लोग एक्सेल, यानी ये है मीन आपका फीमेल गैमेट। और सेंटर पे जो 2 न्यूक्लियस बचे, टोटल आपके 8 न्यूक्लियस थे, 3 यहाँ 3 यहाँ, बचे आपके 2, तो सेंटर पे जो 2 न्यूक्लियस बचे इनको कहा गया पोलर न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि 3 यहाँ पर रह गए, ये 3 यहाँ पर रह गए, एक ये बचा इस पोल पे, एक ये बचा, ये पोल वाला यहाँ आया, पोल वाला यहाँ आया सेंटर पे, इसलिए पोलर न्यूक्लियस इनको बोला, क्योंकि अपोजिट पोल से आए हैं तो पोलर न्यूक्लियस है। इन पे एक ही सेल वॉल लगाई, सबसे बड़ा सेल बनाया जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है ना। तो सेल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 और सेंटर वाला 7। तो एम्ब्रियो सैक जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितने थे 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है एम्ब्रियो सैक की। यहां पर ये है आपका मेन फीमेल गैमेट, मेन फीमेल गैमेट आपका ये, करेक्ट। अब क्या होगा भैया जी, अब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी ये जो आपका पॉलन ग्रेन था, इसमें जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके क्या बना लिए थे, 2 मेल गैमेट बना लिए थे। तो अल्टीमेटली आपके 2 मेल गैमेट तैयार हो चुके हैं, 2 मेल गैमेट तैयार हो गए, तो ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगी फीमेल तक, है ना। पॉलन ग्रेन पहुंचेगी फीमेल तक, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर दैट इज मेल पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। अगर एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो जा रही है तो इट इज ऑटोगैमी। भाई ये फूल है, यहाँ मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है, यही की है, अगर पॉलिनेशन हो गई तो ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। मैं एक प्लांट हूं, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, इसका मेल गैमेट आके इस पे अगर लैंड कर गया, इस फ्लावर की स्टिग्मा पे, तो भी प्लांट तो सेम ही है, तो जेनेटिक्स तो सेम ही है पूरे प्लांट की, इसके अंदर सारे सेल सेम ही होंगे, तो यहाँ पर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, ये कोई फर्क नहीं आएगा, जो बच्चा बनेगा उसमें सेम से फीचर्स रहेंगे। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन भेजने के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, तो पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर जरूर लगेगा। तो फंक्शनली अगर देखा जाए तो पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है। तीसरी होती है आपकी जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है मेरे दोस्त, जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। 2 अलग अलग प्लांट है, एक जगह से दूसरी जगह का पॉलन भेजा जा रहा है, तो थोड़े डिफरेंट फीचर्स आएंगे जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। जैसे पपाया है तो
तो एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर होगा, एक पे सिर्फ फीमेल, तो मेल वाले को फीमेल तक अपना पॉलन भेजना ही होगा और फीमेल को भी किसी और का पॉलन लेना ही होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी अगर आप देखें तो वायोला में होती है, ऑक्जेलिस में होती है, कॉमलिना में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक तो कैस्मोगैमस यानी नॉर्मल फ्लावर्स खुले खुले ऐसे कि भैया किसी और प्लांट का पॉलन भी आके लैंड कर सकता है और इसका पॉलन भी कहीं और जा सकता है। दीस आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स। लेकिन इनमें दूसरे प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स, ये ओपन ही नहीं होते। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक मान लीजिए पॉलिथीन रख दी है, तो क्या होगा, सिर्फ यही गैमेट आपका यहाँ तक जा पाएगा। अब यहाँ एक फायदा भी है क्लोज फ्लावर होने का कि ये पॉलन फीमेल तक पहुंचेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो पॉलन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा फीमेल तक। तो पॉलिनेशन इज अश्योर्ड, पॉलिनेशन फेल नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है कि आपका पॉलन मेल से फीमेल तक पहुंचेगा। लेकिन बुरी बात यह है कि आपका हमेशा सेम सा बच्चा ही बनेगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेम फ्लावर के हैं। तो अल्टीमेटली इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो जेनेटिक सिमिलैरिटीज आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। राइट, ये बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वहाँ ऑटोगैमी ही होती है, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जगह ही नहीं है। ऊपर एक कवर लगा हुआ है, ना इसका पॉलन कहीं और आ सकता है, ना किसी और का पॉलन इस पे आ सकता है। तो कंप्लीट ऑटोगैमी होगी। बाकी फ्लावर्स में अगर आप देखें तो कंप्लीट ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि सेम सा बच्चा बनेगा। इनब्रीडिंग होती है कि बार-बार सेम ही आपके कैरेक्टर्स आते रहेंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। तो हमें आउटब्रीडिंग चाहिए होती है, हमें बाहर का कोई पॉलन चाहिए होता है जिससे कि कैरेक्टर्स अच्छे खासे हो सके। आप देखिए फीमेल जो है इसका भी हमने गैमेट बना लिया, मेल के दो गैमेट बन चुके। तो जब यहाँ पर भैया आपका मेल गैमेट्स आएंगे तो यहाँ पर इन फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के पास आएंगे। यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, सिनर्जिड सेल्स पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब आएगी, दो मेल फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स हमको गाइड करेगा। ये गाइड करने का काम करता है कि यहाँ पर आ जाओ, एग इस साइड है, इस साइड नहीं, मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पर क्या करता है, आपका यहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब एंटर कर जाता है दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में, और आपके एक मेल गैमेट को यहाँ रिलीज कर देता है फीमेल गैमेट के पास, और हो जाती है क्या, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी, जिससे बनता है आपका डिप्लॉयड जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट है ये चला जाता है इन दो पोलर न्यूक्लियाई के पास, और तीन के तीन सेल आपके तीन न्यूक्लियाई सॉरी आपके फ्यूज कर जाते हैं। इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया। ये ट्रिपल फ्यूजन जो है इट इज सेकंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला। एक तो सिंगैमी हो रही है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जिससे जाइगोट बना, और दूसरा आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है, जिसको हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये जो सेल है इसके अंदर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो ये सेल जो है ये भी ट्रिप्लॉइड हो गया, इसको कहा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और यहाँ जो न्यूक्लियस है ये भी आपका क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया, इसको कहा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। नाम ही एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक आ रहा है, तो यहाँ ये एंडोस्पर्म बनाएगा, खाने पीने का न्यूट्रिशनल मटेरियल बनाएगा। तो जब ये खाने पीने का न्यूट्रिशनल मटेरियल बन जाता है तभी आपके जाइगोट को श्योरिटी हो जाती है कि हाँ मेरे पास एम्पल खाना पीना है, मेरे पास बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान है, मैं अब डिवाइड कर सकता हूँ, एम्ब्रियो बना सकता हूँ। तो एम्ब्रियो बनने से पहले, एम्ब्रियोजेनेसिस आपका न्यूट्रिशन बनना जरूरी है, एंडोस्पर्म बनना जरूरी है, तो ये पहले बनता है। जब खाना पीना बन जाएगा तो आपकी गारंटी हो जाएगी, जाइगोट भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो न्यूट्रिशियस होता है आपका बहुत ज्यादा ये एंडोस्पर्म। जैसे कोकोनट में अगर आप देखें तो जो व्हाइट कलर की कर्नल है, जो खोपरा है, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। वहां क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है ये डिवाइड करने लग जाता है, तो काफी सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं। और जो नारियल का पानी है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है सिर्फ ये न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है और आपका सेल डिवाइड नहीं करता, तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि नारियल के पानी में हमको देखने को मिलते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई नारियल पानी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये भी डिवाइड करेगा, पहले गोल मटोल ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, ग्लोबुलर गोलू एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। इसकी शेप हार्ट जैसी इसलिए होती है जिससे कि यहाँ से दो कार्टिलेडन अराइज कर सके और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बना लेगा। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, यानी दोनों कार्टिलेडन बनाने की कैपेसिटी आपकी इस एम्ब्रियो के पास थी। लेकिन मोनोकॉट में एक ही कार्टिलेडन बनता है, तो सारा का सारा ध्यान आप एक साइड शिफ्ट कर देते हो, एक कार्टिलेडन को बहुत बड़ा बनाते हो और दूसरा एकदम छोटा हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता, उसे एपिब्लास्ट बोल देते हैं कि हाँ भाई यहाँ कोई कार्टिलेडन बनना था पर बन नहीं पाया। और डाइकॉट में दोनों कार्टिलेडन बराबर बनते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल देखिए, ये आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर डाइकॉट में दोनों के दोनों कार्टिलेडन बराबर बने। जबकि यहाँ पर ये मोनोकॉट का कार्टिलेडन है, तो यहाँ पर आपका देखिए एक कार्टिलेडन तो बड़ा बना, शील्ड शेप ढाल जैसा, जैसे इस स्ट्रक्चर को बचा रहा हो ढाल जैसा, और एपिब्लास्ट ये दूसरा कार्टिलेडन इसके पास न्यूट्रिशन रहा ही नहीं, एकदम छोटा सा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से डिवीजन होता है। अब ये जो पॉलिनेशन है, जो हमने बोला कि मेल गैमेटोफाइट को फीमेल तक पहुंचाना है, ये पॉलिनेशन अलग-अलग एजेंट से होती है ना, या तो आपके बायोटिक एजेंट हो सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें बी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, मक्खी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन करा सकते हैं। जैसे कि बी के अलावा और भी चीजें हैं, आपका बटरफ्लाई है, मोथ है, वास्प है, बड़े-बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि आपका लंगूर है, आपका रैट है, इनफैक्ट आपके कुछ स्नेक्स हैं, आपके लिजर्ड्स हैं, ये सारे क्या करा सकते हैं, पॉलिनेशन करा सकते हैं, पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो बी है, लेट्स से किसी फ्लावर पे बैठी है ना, नेक्टर पीने आई या पॉलन खाने आई या सुगंधी लेने आई या नजारे देखने आई फूल के, तो उसको आइडिया लग गया कि हाँ यार यहाँ पर मैं बैठ सकती हूँ, यहाँ पे वातावरण मस्त है। उस दौरान क्या होते हैं, आपके स्टिकी पॉलन जो होते हैं वो बी के पीछे गिर जाते हैं, उसकी बॉडी पे गिर जाते हैं, फिर बी जो है किसी और प्लांट पे जाती है और अपनी बॉडी को झटकाती है और पॉलन फीमेल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे स्टिकी पॉलन होने जरूरी है, बी को अटैक करने के लिए नेक्टर होना जरूरी है फ्लावर में, बी को अटैक करने के लिए कलरफुल फ्लावर होने जरूरी है, बड़े फ्लावर्स होने जरूरी है, और उसके अलावा पॉलन बीन में बहुत सारे एक्स्ट्रा होने चाहिए जिससे कि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके बी को, उसको खाने पीने के लिए कुछ लालच भी दी जाए। अब आइटम यानी नॉन लिविंग हो सकते हैं पॉलिनेटर, जैसे एनिमोफिली, एक मतलब एयर यानी विंड हो सकती है, बहती हवा, और आपका वाटर यानी आपका हाइड्रोफिली हो सकती है, पानी से भी आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है। तो हवा है तो हमें चाहिए कि हवा में पॉलन उड़ जाए, तो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, अपने पार्ट से चिपके ही ना रह जाए, स्टेमेंस एक्सपोज होनी चाहिए जिससे कि हवा का एक्सपोजर रहे, और जो आपके स्टिग्मा है जिनको पॉलन कैच करने हैं वो फेदरी होने चाहिए जिससे कि पॉलन उसमें अटक जाए, हवा से वो झटक ले आपका पॉलन को। राइट, हाइड्रोफिली अगर आप देखें तो पानी के सरफेस पे भी पॉलन रिलीज कर दिए जाते हैं, जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के अंदर, और पानी के अंदर भी रिबन लाइक लंबे लंबे पॉलन रिलीज कर दिए जाते हैं, जैसे कि जोस्टेरा के अंदर, विच इज द मैराइन ग्रास। और जोस्टेरा के खास बात है उसमें लार्जेस्ट पॉलन होता है, क्योंकि पानी में रिबन लाइक लॉन्ग पॉलन आपका रिलीज करना होता है आपको। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहकर भी पानी से पॉलिनेट नहीं करते, है ना, वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, पानी में रहकर भी गद्दारी करते हैं, आपका इंसेक्ट से या फिर आपका एयर से पॉलिनेट कर जाएंगे, पानी से नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है बायोटिक वाले में, दूसरा होता है आपका विंड वाले में, तीसरा होता है हाइड्रोफिली, है ना, बहुत कम ऑर्गेनिज्म्स में आपका हाइड्रोफिली होती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताया, अगर एक जैसा जेनेटिक मटेरियल बार बार आता रहेगा बच्चे में, एक ही फ्लावर के या एक ही प्लांट के अगर दोनों गैमेट्स फ्यूज करते रहेंगे तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। बाहर की दुनिया हम नहीं देख रहे, इनब्रीडिंग खुद में ही पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो इट कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कोई नया कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है कई जनरेशन तक, तो हमको आउटब्रीडिंग करानी होती है, थोड़ा बाहर निकालना होता है, थोड़ा बाहर सोचना होता है, कोई फिरंगी पॉलन चाहिए उस टाइम पर कि हाँ भाई इस प्लांट से बाहर निकले, किसी पड़ोसी प्लांट का पॉलन ले ले। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, अगर एक प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर ही है तो इनको अपना पॉलन किसी और फीमेल प्लांट को देना ही होगा, और किसी के पास सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो किसी और का मेल पॉलन लेना ही होगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होकर रहेगा। नॉन सिंक्रोनिक, कई बार ऐसा होता है पॉलन रिलीज हो जाते हैं लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है, तो पॉलन को किसी और पे जाना होगा, खुद के प्लांट की तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, खुद के फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, पॉलन रिलीज नहीं हो रहा, तो पॉलन किसी और पे भेजना पड़ेगा।
तो अल्टीमेटली नॉन सिंक्रोनी भी आपका आउटब्रीडिंग कराती है। पोजीशन डिफरेंस, कई बार आपका मेल जो है बहुत छोटा रह जाता है और फीमेल लंबी हो जाती है, उछल के पॉलन कैसे जाए, पॉलन तो मोटाइल है नहीं, तो यहां भी पॉलिनेशन नहीं हो पाती। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म। अगर मेरे पास अलग अलग प्रकार के पॉलन है, लेट्स से एक पॉलन मेरे पास पड़ोसी प्लांट का है, एक पॉलन मेरे पास खुद के प्लांट का है, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं किसको ग्रो करने दूं, तो आई विल लेट दिस पॉलन ग्रो, जो कि थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेकर के आ रहा है। तो बहुत जरूरी चीज है कि अगर लेट्स से पॉलन बहुत सारे हैं तो उनमें से चूज करने की जो रिस्पांसिबिलिटी होती है एज वेल एज जो कैपेबिलिटी होती है फीमेल के पास होती है, राइट। यहां देखिए दोस्त, अब आपका जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर चुका है और आपका इसने एम्ब्रियो बना लिया है। अब आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में मेन चीज होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी जो मेन बॉडी होती है उसको हम लोग इस एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यह है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से उगेगी आपकी शूट, है ना। तो यहां पर आपके दो कॉटिलेडन है क्योंकि डाइकॉट का एम्ब्रियो है, डाई का मतलब दो, कॉट का मतलब कॉटिलेडन। अब जिस पोजीशन पे डाइकॉट उग रहा है ना, इसके कॉटिलेडन उग रहे हैं, जिस पोजीशन पे कॉटिलेडन उग रहे हैं, कॉटिलेडन जिस पोजीशन पे उग रहे हैं, इसके ऊपर का पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। कॉटिलेडन की पोजीशन के ऊपर एपिकोटाइल, वहां से प्लूम्यूल आता है, ऊपर का पार्ट जो धरती के ऊपर उगता है। और जिस पोजीशन पे ये कॉटिलेडन उग रहे हैं, इसके नीचे का पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल, नीचे वाला, जिससे रेडिकल आती है और रूट अराइज होती है। रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप यहां देखने को मिलेगी। मोनोकॉट एम्ब्रियो का अगर आप देखें तो एक ही कॉटिलेडन है, शील्ड शेप आपका स्क्यूटलम, दूसरा आपका अपना ग्रो नहीं कर पाया, यह है एपिब्लास्ट। यहां पर अगर आप देखें तो शील्ड शेप स्क्यूटलम, ये जो कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन, ये आपका इस पोजीशन पे ग्रो कर रहा है, तो इसके ऊपर का पार्ट जो आपका शूट बनाएगा और शूट को कवर कौन करेगा, आपका प्लूम्यूल को कवर कौन करेगा, पी फॉर प्लूम्यूल को कोलियोप्टाइल कवर करेगा, पीपी आ रहा है। और ये जो आपका स्क्यूटलम की पोजीशन है, इसके नीचे क्या होगा, आपका हाइपोकोटाइल होगा, है ना। हाइपोकोटाइल से रूट अराइज होगी, आर फॉर रेडिकल से रूट अराइज होगी और इसको कवर करेगी एक शीट कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल कवर करती है प्लूम्यूल को, उसमें पीपी आ रहा है, कोलियोराइजा कवर करता है रूट को, इसमें आर आ रहा है। तो ये आपको बात यहां पर पता लगी। अब अगर आप देखें तो सीड जो है ना, ये किससे बनता है भाई, यहां पर आपका फीमेल स्ट्रक्चर था, ये ओव्यूल था, ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा और ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनेगी, राइट। तो ये जो सीड है ये क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ना। और इस ओव्यूल के ऊपर दो कवरिंग थी, इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। तो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी जो इंटेगमेंट्स है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सीड कोट में। इनर वाली आपकी हो जाएगी टेगमेन, आउटर वाली हो जाएगी आपकी टेस्टा। तो आउटर वाली हो जाएगी आपकी टेस्टा, इनर वाली हो जाएगी टेगमेन। अब जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसके पास एंडोस्पर्मिक मटेरियल है खाने पीने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कई एम्ब्रियो डिवीजन के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म खा लेते हैं, तो सीड में एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। मिक्स सीड्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंजूस होते हैं, ज्यादा खर्चीले नहीं होते, कम एंडोस्पर्म खा के भी काम चला लेते हैं, अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो कुछ एंडोस्पर्म उनके सीड में बच भी जाता है। इन्हें कहा जाता है एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड। जैसे ज्यादातर जो मोनोकॉट्स हैं इनमें एंडोस्पर्म होता है, जैसे कि वीट के अंदर, मेज के अंदर, है ना। एक आधा एक्सेप्शन है जैसे केस्टर जो कि डाइकॉट है, जिसमें एंडोस्पर्म होता है। एंड ज्यादातर डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता, है ना। लेकिन ऑर्किड जो है ये मोनोकॉट है, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे पी है, ग्राउंडनट है, दीज आर डाइकॉट, इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा होता। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब सीड तो ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से बना, ओवरी की फर्टिलाइजेशन से क्या बना, आपका फ्रूट बना। तो तीन प्रकार के फ्रूट हैं। तो सच्चा फ्रूट जो ओवरी से बना, दैट इज मैंगो, नॉर्मली जो आप फ्रूट खाते हो। आपका फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बन गया, जैसे कि थैलेमस है, जैसे काजू है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, तो दीज आर फॉल्स फ्रूट। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो आपका सीड नहीं होता इन फ्रूट्स में यूजुअली, जैसे कि बनाना और सीडलेस ग्रेप्स जो कि आजकल मार्केट में कमर्शियलाइज होने लगे हैं। तो जब भी आपको सीड हटाना होता है तो आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स तैयार करते हो। देन दो आपकी टर्म्स है, एक आपकी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब सीड बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बना है तो पार्थेनोकार्पी, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है, तो यहां पर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। एंड अगर आपका सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। एस्टेरेसी और ग्रासिस के अंदर ये देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पर समझ लीजिए एक प्लांट है जिसके कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप नहीं चाहते कि उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव आए, आप क्या करिए, उसमें एपोमिक्सिस इंड्यूस करा दीजिए, तो उसका सीड बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना है तो एज इट इज उसी प्लांट के कैरेक्टर सीड में आ गए। उस सीड को आप उगाओगे तो 100% सिमिलर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, यानी आप 100% सिमिलर प्लांट उगा पाएंगे, कोई आपको कैरेक्टर लॉस का डर नहीं रहेगा। तो हाइब्रिड सीड्स जो हम बनाते हैं उनको थोड़ा सा रिप्लेस हम कर रहे हैं विद एपोमिक्टिक सीड्स, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स के कैरेक्टर को मिक्स करने की कोशिश करते हैं और हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। अब ये हाइब्रिड प्लांट ना एक दो जनरेशन के बाद दोबारा से कैरेक्टर सेग्रीगेट करके बैठ जाता है, या तो इसी प्लांट के कैरेक्टर आएंगे बच्चे में या इसी प्लांट के, हाइब्रिड मेंटेन नहीं रह पाता। हम क्या करें, एपोमिक्टिक सीड बना लें। ये प्लांट ए था, ये प्लांट बी था, इनके कैरेक्टर्स मैंने मिक्स किए और एक सीड तैयार हुआ, एक नया बच्चा तैयार हुआ जिसमें मेरे मनपसंद कैरेक्टर्स आ गए। अब उसमें मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा, एपोमिक्टिक सीड्स बनाऊंगा। एज इट इज सेम प्लांट के कैरेक्टर आगे चले गए, अब मैं उस एपोमिक्टिक सीड को अगर उगाऊंगा तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी कैरेक्टर्स की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। तो एपोमिक्टिक सीड्स बहुत ज्यादा बूम पे हैं, लोग इसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, यानी यूजुअली एक एम्ब्रियो बनता है, एक न्यूक्लियस सेल से आपका एम्ब्रियो बनता है। एक न्यूक्लियस सेल कहता है मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, मैं बनाऊंगा एम्ब्रियो सेक। कई बार आजू बाजू के न्यूक्लियस सेल्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भैया इसको क्यों बनने दें, हम भी बना सकते हैं, हमें भी सेम काबिलियत है। तो कई बार एक फ्रूट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाते हैं, जैसे कुछ पीसेस ऑफ मैंगोज है एंड आपका सिट्रस है, इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो आपको देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, एंडोस्पर्म तो बचता ही है सीड में, उसके अलावा आपके न्यूक्लियस के कुछ सेल्स भी बच जाते हैं, डिग्रेड नहीं होते, बच जाते हैं, है ना। तो सीड में आ जाते हैं, इसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म की जगह पेरिस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के सेल्स बच गए हैं, परसिस्टेंट हो गए हैं, है ना। जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट के अंदर न्यूक्लियस के सेल्स परसिस्टेंट होते हैं। डोरमेंसी का रिकॉर्ड, डोरमेंसी क्या होती है, सीड कितने टाइम तक इनएक्टिव रह सकता है और उसके बाद जर्मिनेट कराने पे जर्मिनेट कर सकता है। कई सीड ऐसे हैं जो डोरमेंट पड़े रहते हैं हजारों सालों तक, उसके बाद भी उनको उगाओगे तो उग जाएंगे। तो आपका ल्यूपिनस आर्क्टिकस नाम, ये आर्क्टिकस पे आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, 10,000 साल बाद भी इसको उगाया तो उग गया। फीनिक्स डेक्टिनीफेरा, डेक्टिनी DAT का साउंड आ रहा है, तो ये डेट पाम से मिला था, आपका 2000 साल बाद भी इसको उगाया तो ये उग गया। इतने पुराने पुराने सीड्स हैं जिनमें जर्मिनेशन का पोटेंशियल, जर्मिनेशन की टेंडेंसी थी। ये था आपका चैप्टर जो कि मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ आई गेस बहुत अच्छे खासे टाइम में कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स को इसी तरीके के ब्यूटीफुल माइंड मैप से करते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए एकदम शानदार, है ना। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं आपकी बातें सुन सकूं, समझ सकूं एंड अल्टीमेटली आपके लिए और भी रिसोर्सेज का इंतजाम कर सकूं, जुगाड़ कर सकूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन, आप लॉट्स ऑफ लव। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।